Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to ICRA IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज रिलेटेड टू ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड है ये टॉपिक और इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है इन द कमिंग 2022 मेंस एग्जामिनेशन. इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तो देख ही रहे होंगे ओला इलेक्ट्रिक आपके आंखों के सामने चल रही है, उबर इलेक्ट्रिक आ गई है, टाटा में आ गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फोर व्हीलर में आ चुके हैं. नॉट ओनली दैट, लोकल मैन्युफैक्चरर्स जिसके ब्रांड्स अभी हम सुनते भी नहीं थे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रहे हैं. डिफरेंट पर्पस के लिए निकाल रहे हैं. लूना के लिए, ओके, टमाटो पोटैटो रैतू बाजार जाने के लिए, अच्छे से लगेज लगाने के लिए उस तरह के भी निकाल रहे हैं. और आपको कानपुर, बनारस, दिल्ली में तो रिक्शा भी दिखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और आजकल हाई एंड क्लास के जो भी लोग हैं तो आप देखते हैं कि वो किया सेल्टोस, मैग्नाइट, इस तरीके से बड़े बड़े एसयूवी ब्रांड्स में भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है. ओके, ये चेंज क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि गवर्नमेंट इसे प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि हम ये जो न्यू चेंजेस इसको एडॉप्ट करें. जनरली एडॉप्शन रेट विथ रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी इंडिया में कम होता है. जिस तरीके से मेरे पास समझिए, ओके, एप्पल का जो भी iOS सिस्टम है, अभी i10 चल रहा, तो मैं तो i10 नहीं लिया था परसों रिसेंटली, मैं अभी भी i5 लिया. दो नई टेक्नोलॉजी है, मैं अभी भी i5 जनरेशन का जो भी प्रोसेसर है वो लिया. क्यों लिया मैं? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका मतलब ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये अफोर्डेबल नहीं है, बहुत सारे मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास एडॉप्शन रेट बहुत कम है. बट ये तो टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में हम एडॉप्शन रेट कम ही करते हैं. बट वाई दिस ईवी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये बहुत पॉपुलर होते जा रही है एमॉन्ग ऑल एज ग्रुप्स. बूढ़े भी चला रहे हैं, बच्चे भी चला रहे हैं, जेंट्स भी चला रहे हैं, लेडीज भी चला रहे हैं. इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर. हम पढ़ेंगे इसमें रीजंस क्या है. ईवी टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से लिवरेज करें और जो ग्रोइंग एनर्जी प्राइसेस है कंट्री में, क्यों प्राइसेस ज़्यादा होते हैं? जब अपने पास सप्लाई बहुत ही कम है, रिसोर्स अपने पास है नहीं, इंडिया में ऑयल अपने पास है ही नहीं ज़्यादा, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि हमारे टू व्हीलर चले, हमारे फोर व्हीलर चले, हमारे इंडस्ट्रीज चले, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स करियर चले, फ्राइट कार्गो चले, इसलिए हम वो पेट्रोल डीजल वहाँ से मंगाते हैं. अगर हमारी कंट्री इलेक्ट्रिक और बैटरी रन व्हीकल्स पे डिपेंड होना शुरू करती हैं तो हमारा फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होगा और फॉसिल फ्यूल हम बाहर से मंगाएंगे भी कम. फॉरेन एक्सचेंज में भी कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, कुछ डिफरेंस से ज़्यादा एक एनर्जी करेंसी में नहीं दिखेगा, एक्सचेंज रेट भी स्टेबलाइज हो जाएगा. सो बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. और इतना सब होने के बाद भी चैलेंजेस है अभी भी ईवी सेक्टर में, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडॉप्शन तो कर रहे हैं, 100 में से 10 ही लोग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि 100 में से 90 लोग करें ईवी का एडॉप्शन. सो एडॉप्शन रेट अभी भी बहुत कम है. वो क्यों कम है, वो क्या क्या चैलेंजेस की वजह से कम हो रहा है, वो भी हम देखने वाले हैं और किस तरीके से ये चैलेंजेस को हम टैकल करें. सो ये फुल फ्लेज मेंस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर आपके सामने है. एग्जैक्टली ये तो पूछा डेफिनेटली जाएगा बिकॉज पॉपुलर तो है ही. और ये बजट में 2022 बजट में निर्मला मैडम ने इसके ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, आपको पता ही होगा, हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, ठीक है. लेट अस गो अहेड. ये आया था, ये देख लिए, ये है अपना ईवी चार्जिंग पॉइंट. इस तरीके का होता है चार्जिंग पॉइंट्स. यहाँ पे आपको लगाना है आपकी बैटरी का जो भी वायर आता है एंड ये चार्ज होगी, 40 से 45 मिनट चार्ज होगी. आपको तो पता ही है, हम अगर एक पेट्रोल पंप पे, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर एक पेट्रोल पंप पे अगर 2 से 3 भी लोग अगर लाइन में ठहरे, क्यू में ठहरे, हम अपनी गाड़ी पलटा लेके दूसरे पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं. तो हम इतने पेशेंट हैं. तो एक ड्रॉबैक आपको यहीं पे देखा गया है कि 40-45 मिनट कौन रुकेगा. दिस इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम. तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे बैटरी दे के जाना पड़ेगा किसी को, यहाँ पे बाद में आके लेना पड़ेगा. अब ये आना जाना चक्कर कौन काटेगा, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. हाउ इंडियाज ईवी सेक्टर, अगर ईवी को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं, किस तरीके से इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी हो सकती है. एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है
कि सेल्फ रिलायंस हो जाना, बस आत्मनिर्भर हो जाओ, यही है एनर्जी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है? आत्मनिर्भर हो जाना, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स में हमारी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं रहना चाहिए जिससे उनके बगैर हम जी नहीं सके। जस्ट लाइक आउटसाइड वर्ल्ड, ओके, हमारे ऊपर तो हम तो रह सकते हैं डिपेंडेंस इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर, पर बाहर के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होना सही नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल डायनामिक्स तो आपको पता ही है, आज हम दोस्त कल हम दुश्मन, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव टू बी व्हाट सेल्फ रिलायंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट हमारी सोसाइटी में जो भी है चल रहा है वो स्मूथली चले, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, डोमेस्टिक यूसेज व्हीकल्स भी आराम से चले। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईवी का ये इन्वोक होना या इनका प्रमोट होना बहुत ज़रूरी माना जाता है अभी के टाइम पे। ओके, बट यहाँ पे देख लिया, मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपका टाइटल होता है उसके नीचे जो भी लाइन होते हैं, 2-3 लाइन, वही आपका पूरा क्रक्स होता है आर्टिकल का। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईवी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्रमोट करते हैं तो इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी, मीन्स कभी पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होगी और कम पैसों में भी मिलेगा। बट यहाँ पे अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो बैटरी रिचार्ज करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ बने हुए होना चाहिए जिससे हम चार्ज करें। और लैक ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी सर्विसेज भी हैं। इंटर ऑपरेबिलिटी सर्विस का मतलब है कि पेट्रोल पंप ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन से यूज़ कर सके, नहीं कर सकते, तो हम इंटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और ईवी का जो भी है, घर की जो कि बैटरी होती है, घर में किसी की भी बैटरी होती है, वो बैटरी को हम ईवी में नहीं लगा सकते हैं, व्हीकल ईवी से नहीं चला सकते हैं, व्हीकल की ईवी से कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी नहीं है। सो यू कैन नॉट यूज़ दी ईवी बैटरी व्हीकल किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, और कोई और बैटरीज ईवी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और इनएडिक्वेट एक्सेस टू एफोर्डेबल फाइनेंस, ये बहुत ज़रूरी है, ईवी खरीदने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, चलो अभी क्या बात है, यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है विद रिगार्ड टू व्हाट हाउ किसी कंट्री क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरीके से बढ़ जाते हैं, तो उसे क्यों बढ़ सकते हैं और हमें क्यों मेजर्स लेना चाहिए, उसके बारे में भी है, उसके बारे में ही है ये पहला स्लाइड। देखो, रशिया का वार हुआ यूक्रेन के साथ और वो इतना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट लाया है ग्लोबल इकोनॉमी में। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट यही डिस्कस किया गया है पूरा रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कि एनर्जी क्राइसिस, दो तरफ से भी, यूक्रेन भी बहुत अच्छा एनर्जी पार्टनर था बहुत सारे कंट्रीज को, रशिया भी बहुत लार्जेस्ट एनर्जी प्रोवाइडर भी था बहुत सारे, तो दोनों वार में गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूएसए रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो रशिया तो अब बोलेगा कि मैं तो एनर्जी नहीं दूंगा, राइट। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा फियास्को, और हमें भी बोल रहे हैं कि आप भी मत लो, रशिया से मत काम करो। तो बेसिकली एक ना एक कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक टेंशन चल ही तो रहा है, ठीक है। सो रशिया और यूक्रेन के वार के वजह से जो एनर्जी सप्लाई, वो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में जो इश्यूज देखे गए हैं, वो इश्यूज ये दिशा दिखाते हैं कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी कर लेना बहुत ज़रूरी है, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। It has created an unprecedented energy crisis as prices of commodities such as coal, natural gas and crude oil has been skyrocketed. इनका तो दाम बहुत ही बढ़ गया है, ओके, बैरल $100 चले गया है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ इंडिया की नीड, ट्रांसपोर्टेशन नीड, ओके, ये सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये सप्लाई नहीं आए तो 100 में से 80 गाड़ियां नहीं चलेंगे, तो 80% अपनी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इसके ऊपर ही डिपेंड है। ये डोमेस्टिक सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, सबकी बात हो रही है। तो रशिया में कुछ हुआ, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई, और हमारा डिपेंडेंस इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ पे और ज़्यादा कुछ हो जाता, अगर वो नहीं सप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो अभी हम हमारे गाड़ियाँ भी नहीं चलाएंगे, इतनी मजबूरी आ जाएगी। तो इतनी मजबूरी भी लाने की क्या ज़रूरत है, जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इंडिया इतना एडवांस हो गया है, तो हमें एक अल्टरनेटिव तो देख लेना चाहिए। वो अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन का है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, राइट। देखो, ईवी के दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आप ये भी लिखना है, आप ऐसा इंट्रोडक्शन देने के बाद में आप ये लिखना है, ये पॉइंट लिखना है कि देयर आर टू बेनिफिट्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू ईवी। ओके, नंबर 1, इट हेल्प्स इन व्हाट, ओके, ग्लोबल वार्मिंग के जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, वो करने में मदद करेगा। और इंडिया का जो $120 बिलियन का जो क्रूड इंपोर्ट बिल है वो भी घटेगा। तो बेसिकली एक एनवायरमेंटल अपने पास एडवांटेज है, और एक क्या है, जो डेफिसिट है, जो फाइनेंशियल डेफिसिट जो हो रहा है,
जो एक्सचेंज रेट जो डेफिसिट हो रहा है उसको भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ईवी व्हीकल देखो हाई इन डिमांड भी है, जब इतने डिमांड में है तो लिवरेज कर देना ये टाइम के ऊपर, ज़्यादा बेचना भी बहुत ज़रूरी है, राइट और रॉन्ग। तो आजकल ये बहुत डिमांड में है, ओके। क्यों डिमांड में है? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो है, इसको चलाने के लिए बहुत कम पैसे लगते हैं, एक बैटरी निकालो बंद कर दो बस उतना ही है। अगर देखिए आपकी पेट्रोल और डीजल की कार और या बाइक होती है तो आप उनको सर्विसिंग देना पड़ता, ग्रीसिंग करना पड़ता एक्सेट्रा। कभी आप बैटरी को लुब्रिकेशन करते हुए देखे, कभी आप बैटरी को जो क्या बोलते हैं सो सर्विसिंग करते खुद देखे नहीं देखे, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो है ही नहीं, सर्विस में आपको पैसे भी नहीं बच जाएंगे आपके 1000 रुपये जो लेते, ठीक है। सो ईवी मार्क्ड बाय लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव हो गई है कमर्शियल केसेस के लिए भी। फूड डिलीवरी सर्विसेज वाले तो बहुत यूज़ कर रहे हैं, छोटी पतली सी गाड़ी आ रही, यूं निकल जा रहे हैं, जल्दी पहुंच भी जा रहे हैं, और ज़्यादा ट्रिप्स मारेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बढ़ेगी उनकी मैंडेज में, और जीडीपी में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू CEEW, इसका मतलब है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022 में अभी तक, ओके, जो मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, अभी जुलाई चला, ये 4 महीने में ईवी फॉर्म 2.5% ऑफ टोटल न्यू व्हीकल सेल्स। देखो अच्छा खासा इनका शेयर भी आ गया, हर 100 गाड़ियों में से टू ऑलमोस्ट लाइक आप समझिए कि हर 200 गाड़ियों में से ऑलमोस्ट 6 ईवी बिक रहे हैं, तो अच्छा है। और लास्ट ईयर ये लेस देन 1% था, 2021 का अगर डेटा देखते हैं तो वो 1% था, अभी 2.5 हो, तो अच्छा सा ग्रोथ हुआ है, बहुत हाई इन डिमांड है, ओके। सो CEEW है क्या? इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये, ओके, एशिया का लीडिंग। इट यूजेस डेटा, इंटीग्रेट एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक आउटरीच टू एक्सप्लेन एंड चेंज द यूज, रीयूज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमेशा ये बताता है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ओके, रीयूज किस तरीके से कर रहे हैं और कितना वेस्टेज भी कर रहे हैं, ओके। गवर्नमेंट मेजर क्या है? गवर्नमेंट ने यह जो हाई डिमांड हो रहा है 2.5% बढ़ा है और इसको बढ़ाना चाहती है, सो दैट हम बहुत यूज़ करें ईवी व्हीकल्स और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो और CO2 एमिशंस भी कम हो। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च किया था, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आपको तो पता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का मतलब है जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, मीन्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा उनको गवर्नमेंट फायदा देगी, ठीक है। दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ओके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को और जो केमिस्ट्री सेल्स बना रहे हैं, जो कि बैटरी सेल्स बना रहे हैं, उनके लिए, उनको और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, दोनों के लिए ये प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम अनाउंस की गई है। अभी देखिए चैलेंजेस, तो पहले बोल दिया कि लिमिटिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो आपको तो पता है कि ईवी जनरली अर्बन एरियाज वाले लेते हैं, बिकॉज एजुकेटेड है, समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है, और ईवी के थोड़ी बहुत स्टाइलिश भी आ रहे हैं, ओके, स्कूटीज जो भी है स्टाइलिश भी आ रहे हैं। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अर्बन एरियाज में इनका ज़्यादा सेल है। अब अर्बन एरियाज में लैंड का कॉस्ट भी इतना ज़्यादा है कि अगर ईवी की चार्जिंग समझिए 35 to 45 रुपीज़ में करते, वो मैं रिसेंटली एडिटोरियल में पढ़ा था, तो ईवी की जो बैटरी आप देते हैं यूज बैटरी 35 to 45 रुपीज़ में आप चार्जिंग हो जाती है। अब अर्बन एरिया में ऐसा चार्जिंग पॉइंट, ऐसा मैं बड़ा एक पेट्रोल पंप के ऐसा बड़ा एरिया लूँ, एरिया लेके यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट रखूँ, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, तो मुझे आएंगे, और ये 40 to 45 मिनट्स में ये एक बार चार्ज होगी। तो 1 घंटे में समझो मैं 10 कर रहा हूँ, ओके, 1 घंटे में मैं 10 कर रहा हूँ, तो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक 12 घंटे में मैं ऑलमोस्ट कितने कर सकता हूँ? 120 चार्ज कर सकता हूँ। 120 के अगर मैं 40 रुपये लगा दिया, ओके, ये होगा 4800 कमाऊँगा। 4800 में 30 दिन कमाऊँगा तो मेरे को होगा ये 8 3 24 12 13 14, ये 1,44,000 होगा। अब 1,44,000 अर्बन एरिया में लैंड का रेंट और कमर्शियल रेंट इससे ज़्यादा भी होता है, हमारे हैदराबाद में इससे ज़्यादा भी है, क्योंकि आप एक छोटी चीज़ नहीं ले रहे हैं, कमरा नहीं ले रहे हैं, आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा एरिया ले रहे हैं जहाँ पे आपको व्हीकल्स भी आना है। तो आप पेट्रोल पंप के साथ इतना बड़ा एरिया ले रहे हैं, तो उसका रेंट होगा 2 लाख, फिर उसके ऊपर काम करने वाले, फिर वो मेंटेनेंस करने वाले, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, ये मिला के उसको 4-5 लाख का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगा। आप कितने दे सक रहे हैं पर डे आपको कितना आ रहा है? ये जो 4,800 और महीने का 1,144, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 लाख, तो ये नहीं चलेगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये बात याद रखिए आप। और लैक ऑफ इंटर ऑपरेबिलिटी सर्विसेज है कि हम
एक एक ईवी की बैटरी किसी और के लिए चेंज नहीं कर सकते, किसी और की बैटरी ईवी में नहीं डाल सकते, तो इंटर ऑपरेबिलिटी भी बहुत मुश्किल है। और बहुत लोगों के लिए फाइनेंस भी नहीं मिल रहा है, ईवी व्हीकल खरीदना चाहते हैं बट लोन्स नहीं मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। इससे एडॉप्शन रेट बहुत कम होते जा रहा है। लिमिटेड डोमेस्टिक डिमांड है, अर्बन एरियाज में ही सीमित है डिमांड इसकी, रूरल एरियाज में अभी तक उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। सफ़र फ्रॉम लो डिमांड रिजल्टिंग इन पूर यूटिलाइजेशन रेट्स। ओके, जो भी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ईवी की न्यू टेक्नोलॉजी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी तक भी डिमांड वो सैचुरेशन, वो पीक लेवल पे नहीं पहुंची है। राइट, चार्जिंग एज ए बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल, मैं आपको ये बता दिया। लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू कंज्यूमर्स है, ऑटो सेल्स में नहीं हो रहा है। द लास्ट 2 डिकेड्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ ओके व्हीकल्स बीइंग परचेज थ्रू व्हाट फाइनेंस, व्हीकल्स थ्रू परचेज व्हाट फाइनेंस। तो अकॉर्डिंग टू ICE, तो इनके हिसाब से क्या है, ओके द फुल फॉर्म प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी क्या है, लास्ट ईयर जब देखा गया है कि जितने भी सेल्स हुए हैं, ओके, 2 व्हीलर के व्हीकल्स, ऑटो सेल्स, ऑटोमोबाइल सेल्स जितने भी हुए, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी सेल्स हुए हैं, उसमें 80% सेल्स ना लोन उठा के लिए हैं गाड़ियाँ सब। तो फिर अगर आपको पता है कि ऑटो सेल्स में 80 से 80% लोग जब लोन से लेते हैं ओके गाड़ी, तो आप जब ये प्रमोट कर रहे हैं ईवी व्हीकल, तो लोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। और इंटर ऑपरेबल स्टेशंस भी नहीं है, जिसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में जिक्र करा था कि पेट्रोल पंप को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए चार्जिंग पॉइंट्स। देयरफॉर एक लॉन्ग टर्म रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन। फ्यूल कंबस्टेड इंजन से हमें आगे जाना है ईवी व्हीकल से, तो ये ट्रांजिशन होने के लिए बड़ा सा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो बहुत जल्द से जल्द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाना ज़रूरी है। पेट्रोल पंप के बाजू, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी रख सकते हैं, एवरी 30 किलोमीटर्स में रख सकते हैं, मेट्रो स्टेशन में बना सकते हैं, हर जगह आप एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। अलाउ ए ब्रॉडर एप्लीकेशन ऑफ EVs नॉट ओनली विद इन द सिटी लिमिट्स बट एज फॉर द इंटर सिटी ट्रांसपोर्टेशन। हर जैसे कि तेलंगाना में हमारे पास तेलंगाना EV पॉलिसी है, उसके हिसाब से अगर यहाँ से हम मुंबई जाते हैं, यहाँ से हम बेंगलुरु जाते हैं, तो हमारे पूरे राज्य में हर 50 किलोमीटर पे एक EV चार्जिंग पॉइंट रहेगा, वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। प्राइवेट कैपिटल को इन्वॉल्व करना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़रूरी है। सेंटर उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको वो निकालना, और उनका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए जो सब्सिडी दिए, तो वो पेट्रोल पंप के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे तो ही होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनसे ही आना बेहतरीन है। Regulator need to set standards in the line with global ones and ensure interoperability between stations and network। Regulator हमारा जो भी रेगुलेट कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड फाइनेंस, वो प्रॉपर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रखना चाहिए ईवी व्हीकल के लिए। अभी तक स्टैंडर्ड्स नहीं आए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए हैं, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। परसों में एक फायर भी लगी थी ईवी में, ये क्यों हुआ, क्योंकि क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स रखना चाहिए। और स्टेशंस और नेटवर्क जहाँ पे भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पर भी ये ज़रूरी है कि इंटर ऑपरेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स रहें। एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ 84,000 पेट्रोल पंप शुड बी यूटिलाइज एज ए बैटरी स्वैपिंग पॉइंट्स। सो जहाँ भी पेट्रोल पंप्स है तो उनको यूज़ करो, उनको यूज़ करके प्रॉपरली ईवी व्हीकल्स को उनकी चार्जिंग पॉइंट्स बनाओ, या वहाँ पे ईवी स्वैपिंग पॉलिसी बनाओ। ईवी स्वैपिंग पॉलिसी निर्मला मैडम जी ने ये 2022 बजट में ये ऐलान किया था कि अगर आपकी बैटरी हो जाती है, आप एक अथॉराइज्ड डीलर के पास जाइए, वो प्राइवेट का ही होगा, गवर्नमेंट को उसके नेम प्लेट पे लिखा होगा कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप उसके पास जाइए, उसको आपकी ख़राब पूरी हो गई से बैटरी दे दीजिए और नई बैटरी ले लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ईवी स्वैपिंग पॉलिसी। सो यहाँ पे ये बोला गया है एडिटोरियल में कि जो भी पेट्रोल पंप्स है, 84,000 का नेटवर्क है, वहाँ पे आप ईवी स्वैपिंग, चलो चार्जिंग पॉइंट्स तो नहीं लगा सकते हैं, वो तो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं रही है, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप वो सेम पेट्रोल पंप्स में आप बैटरी रख सकते हैं, तो बैटरी हम स्वैप कर लेंगे। ठीक है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज ईवी रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली पढ़ना है एंड यू कैन डू वेरी गुड इन द एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।